तो आप लोगों के ढेर सारे रिक्वेस्ट्स के बाद हम द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड के सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुके हैं एंड एज ऑलवेज ये पूरी सीजन मैं आपको 2 वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि सीजन 2 को समझने के लिए आपको सीजन 1 की स्टोरी पता होनी चाहिए और इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में अपनी सीजन 1 वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक दे दिया है। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीजन 1 की एंडिंग में हमने देखा कि सभी बच्चे सक्सेसफुली फार्म से बाहर भाग जाते हैं एंड ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो एक फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत उसी फॉरेस्ट से होती है जहां वो बच्चे नोटिस करते हैं कि इस फॉरेस्ट में पेड़ वगैरह बहुत बड़े बड़े थे। एमा इन सभी बच्चों को ग्रुप में रहने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग घने जंगल में आसानी से खो सकते थे। इनके पास लिमिटेड फूड सप्लाईज थी जिस वजह से इन्हें कम खाना था। साथ ही पानी के लिए ये लोग उस रिवर के पास जाने की सोचते हैं जो उन्होंने वॉल के ऊपर से देखी थी। एमा से कहती है कि मॉन्स्टर्स भी यही सोच रहे होंगे और वो जरूर रिवर के पास बच्चों को ढूंढने आएंगे, इसीलिए रिवर के पास जाने का आइडिया सेफ नहीं है। एमा कहती है कि यहाँ से आगे वो साउथ की तरफ जाएंगे और ऐसा कहते हुए वो नॉर्मन द्वारा दिया गया पेन बाहर निकालती है जिस पर WM यानी कि विलियम मिनर्वा के इनिशियल्स बने हुए थे। जैसे ही रे इस पेन को खोलता है उन्हें एक होलोग्राम इमेज दिखती है। उस होलोग्राम इमेज पे मॉर्स कोड बना हुआ था जिस पर उनकी करंट लोकेशन शो हो रही थी। मॉर्स कोड को डिसाइफर करने पे उन्हें उसका अर्थ पता चलता है विच वाज टच मी, और जैसे ही रे मॉर्स कोड को टच करता है उनके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है विद ए पासवर्ड इनपुट। इस स्क्रीन पर बस एक आउल सिंबल एंड एक नंबर 131802 लिखा हुआ था। इस सिंबल के ऊपर कोई मॉर्स कोड ना देखकर रे समझ जाता है कि वो उसके पास रखी माइथोलॉजी बुक से कनेक्टेड है, क्योंकि लाइब्रेरी में जितनी बुक्स उसने देखी थी उन सब पर सिंबल के साथ मॉर्स कोड बना हुआ था सिवाय इस माइथोलॉजी बुक के। रे इस बुक को तभी से ही अपने पास रखता था और वो इस बुक को निकालकर पेज 13 के 18th लाइन एंड सेकेंड वर्ड को पढ़ता है विच वॉज ह्यूमन, यानी कि पासवर्ड ह्यूमन था। पासवर्ड डालने के बाद स्क्रीन पे मैसेज होता है जिसमें लिखा था इफ यू नीड माई हेल्प कम टू विजिट मी, आई एम एट पॉइंट 60632 WM, यानी अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए कोऑर्डिनेट्स पे आकर मुझसे मिलो। एमा डिसाइड्स कि वो लोग लोकेशन पे जाएंगे। रास्ते में एक स्टूडेंट को एक प्लांट दिखाई देता है जो कि उससे जाना पहचाना लग रहा था और रे इस प्लांट को देखता है और तभी उसे याद आता है कि इस प्लांट के बारे में एक बुक द एडवेंचर ऑफ ह्यूगो में बताया गया है। इस बुक के हिसाब से इस प्लांट के अंदर फ्रेश वाटर कलेक्टेड होता है जिसे पिया जा सकता है, विच मीन्स कि इन्हें अब रिवर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बुक सरप्राइजिंगली इनके पास ही प्रेजेंट थी एंड वो लोग इस प्लांट से वाटर कलेक्ट करके जर्नी कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की आर्मी बच्चों का पीछा करते हुए साउथ की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ ये बच्चे भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनके अलावा यहाँ कोई और भी प्रेजेंट था। रे अलर्ट हो जाता है और सभी को लैंप बंद करने के लिए कहता है। लैंप के बंद होते ही वो लोग बहुत सारे चमकते हुए बग्स को देखते हैं जो किसी चीज से बचकर भाग रहे थे। बच्चे भी इन बग्स की डायरेक्शन में भागने लगते हैं और ठीक तभी हम उनके पीछे एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो इनके तरफ ही आ रहा था। भागते भागते डॉन और गिल्डा 2 ग्रुप्स बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। यहाँ एमा और रे अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर भाग रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर डॉन के ग्रुप का पीछा करने लगता है। डॉन किसी तरह चालाकी से उस मॉन्स्टर को एक पेड़ में फंसा देता है और अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एमा एक ट्रैप में गिरते गिरते बचती है और उस ट्रैप को देखकर एक स्टूडेंट बताती है कि द एडवेंचर ऑफ ह्यूगो में इस ट्रैप का नाम द स्नेक्स ऑफ एल्वन पिनेरा बताया गया है एंड इसके बारे में लिखा गया है कि अगर इस जाल में कोई गिर गया तो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। रे को ये सुनकर एक आइडिया आता है और वो गिल्डा और एमा को अपनी टीम के साथ हवा की डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद एक लैंप लेकर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो मॉन्स्टर रे के पीछे आने लगता है एंड इसके बाद रे प्लान के मुताबिक लैंप को ट्रैप के पास फेंक देता है ताकि वो मॉन्स्टर जाकर ट्रैप में फंस जाए। लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर उस ट्रैप में गिरता कोई उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। रे एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को असल में 2 अलग मॉन्स्टर्स ने मारा था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स रे को बताते हैं कि वो जानते हैं कि रे पेड़ के पीछे है। रे उन मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है और वहीं दूसरी तरफ एमा और उसके ग्रुप के बच्चे रे के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं लौटा था।
एमा डिसाइड करती है कि वो रे को लेने जाएगी और इतना कहकर वो आगे चल देती है, लेकिन दोस्तों कुछ ही दूर बढ़कर वो बेहोश हो जाती है। बच्चे एमा को चेक करते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि एमा के कान पर लगी हुई पट्टी यानी कि बैंडेज खुल गई थी, जिससे एमा को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और इसी वजह से वो बीमार पड़ गई थी। इसी बीच उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसने हुड पहना हुआ था। वो उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन गिल्डा उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रे भागते भागते फॉरेस्ट में एक जगह पहुंच गया था जहां चारों तरफ से उसे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। अब इससे पहले कि कोई मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते, अचानक से एक घुड़सवार यहां आकर रे को अपने साथ ले जाता है, लीविंग ए स्मोक बॉम्ब बिहाइंड, जिससे मॉन्स्टर्स उन्हें देख नहीं पाते। थोड़ी देर बाद रे की आंखें खुलती और वो अपने आप को किसी केव में पाता है जहां कई ल्यूमिनस प्लांट्स लगे हुए थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट। वेल, रे उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए एक दूसरे चैम्बर में पहुंचता है जहां उसे एमा एक बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। रे एमा को उठाता है और उसे एमा से पता चलता है कि उन्हें 2 अनजान लोगों ने बचा लिया था। एमा और उसकी टीम को उस हुडेड गर्ल ने बचाया था और रे को उस घुड़सवार ने। एमा रे से कहती है कि हो सकता है वो लोग मिस्टर मिनर्वा के दोस्त हों। तभी यहाँ वो हुडेड गर्ल आती है और दोनों को डिनर के लिए बुलाती है। रे उस लड़की से पूछता है कि जिस घुड़सवार ने उसे बचाया था क्या वो उनके ग्रुप का है, जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि अगर वो सोंजू की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो यहीं पर है। एमा पूछती है कि क्या वो मिस्टर मिनर्वा नहीं है। वो लड़की पजल्ड हो जाती है क्योंकि वो किसी मिस्टर मिनर्वा को नहीं जानती थी। तभी रे अचानक ही कुछ टेंस नजर आने लगता है और वो एमा से कहता है कि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को कब से बचाने लग गए। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम सोंजू यानी कि घुड़सवार को देखते हैं जो कि हुडेड लड़की को मुजिका कहकर पुकार रहा था। एंड टू आवर शॉक ये दोनों असल में मॉन्स्टर्स ही थे। जी हाँ दोस्तों, एमा को भी अब तक रियलाइज हो गया था कि वो दोनों मॉन्स्टर्स हैं और वो उन पर चिल्लाते हुए बाकी बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। बट टू अ सरप्राइज एमा को सभी बच्चे एक चेंबर में सही सलामत मिलते हैं। सोंजू और मुजिका यहाँ आ जाते हैं और वो लोग इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बताते हैं कि बच्चों को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जो कि ह्यूमंस को खाते हैं। वो लोग किसी तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं जो कि उन्हें ह्यूमन फ्लैश खाना अलाउ नहीं करता। वो सभी मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद एमा और रे सोंजू से बात करने जाते हैं। एमा उनसे पूछती है कि आखिर ये सब शुरू कब हुआ। सोंजू बताता है कि आज से लगभग हजारों साल पहले अर्थ पे मॉन्स्टर्स आए। मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया और कुछ समय बाद ह्यूमंस मॉन्स्टर्स का शिकार करने लगे। कई सालों तक यही चलता रहा और आखिर में इस खून खराबे से तंग आकर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के लीडर्स ने एक प्रॉमिस यानी कि समझौता किया। इस प्रॉमिस के तहत न मॉन्स्टर्स ह्यूमंस का शिकार करते हैं न ह्यूमंस मॉन्स्टर का। दोनों डिफरेंट रीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड होकर रहने लगे और इस तरह ह्यूमन और मॉन्स्टर्स के वर्ल्ड्स क्रिएट हुए, यानी कि वो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं और कोई भी एक दूसरे के वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकता। सोंजू बताता है कि अभी वो लोग मॉन्स्टर्स के रीजन में हैं और प्रॉमिस के बाद इंसानों ने ही यहाँ कुछ ह्यूमंस को छोड़ दिया था ताकि उनसे बच्चे प्रोड्यूस करके उन्हें डिफरेंट हाउस में ग्रो किए जाए, ताकि समय आने पे ये बच्चे मॉन्स्टर्स का भोजन बने। शॉर्ट में कहा जाए तो यहाँ ह्यूमंस की फार्मिंग हो रही थी टू फीड मॉन्स्टर्स। ये सब बातें जानकर एमा और रे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इंसानों की दुनिया एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करती है। लेकिन सोंजू कहता है कि उन्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जा ही नहीं सकते और ये उस प्रॉमिस का नतीजा है जिसके मुताबिक ना तो कोई ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ आएगा ना कोई मॉन्स्टर वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड जाएगा। एमा पूछती है कि वो इतना श्योर कैसे हो सकता है कि आज तक हजारों सालों में कोई भी इन वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल नहीं करा होगा, जिस पे सोंजू रिप्लाइज कि उसने तो आज तक ऐसा होते नहीं देखा है। सोंजू कहता है कि सुबह वो उन्हें फॉरेस्ट के बाहर जाने का रास्ता दिखा देगा जहां से वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉर्निंग में वो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और एमा सभी बच्चों से सोंजू द्वारा बताई गई बात शेयर करती है। निकलने से पहले सोंजू उन्हें एक मैप दिखाता है और वो बताता है कि उन्हें साउथ ईस्ट की तरफ से फॉरेस्ट से बाहर ना निकलकर नॉर्थ का रास्ता पकड़ना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट के पास मॉन्स्टर्स की आर्मी उनका ही वेट कर रही होगी। नॉर्थ की तरफ का रास्ता सूखा है और उसमें 5-6 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन वो लोग वहां से सेफली बिना किसी मॉन्स्टर को एनकाउंटर किए निकल सकते हैं। सोंजू उनसे कहता है कि जर्नी आगे कंटिन्यू करने के लिए वो बच्चे अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो और मुजिका फॉरेस्ट पार करने में उनके साथ ही रहेंगे और उन्हें ज़रूरी सर्वाइवल स्किल्स सिखा देंगे। कुछ खा पी लेने के बाद वो सभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहां मुजिका उन्हें रास्ते में जड़ी बूटियों के बारे में बताते हुए चलती है और सोंजू उन्हें तीर कमान वगैरह चलाना सिखाता है। रात को वो लोग एक केव में ठहरते हैं और सोंजू रिवर साइड का जायजा लेने के लिए जाने लगता है। एमा भी सोंजू को ज्वाइन करती है क्योंकि वो भी बाहर के हालात देखना चाहती थी।
सोंजू एमा को मुजिका की तरह ही ड्रेस्ड अप होने के लिए कहता है और फिर वो दोनों बाहर चल देते हैं। बाहर रिवर साइड की तरफ आकर एमा सोंजू से कहती है कि वो सीखना चाहती है कि जंगल में शिकार कैसे करते हैं। सोंजू उसे तीर कमान देकर पास की ब्रांच पर बैठी एक बर्ड पर एम करने के लिए कहता है। बट एज वी ऑल नो कि एमा एक काइंड हार्टेड पर्सन थी, इसलिए उसके लिए ये मुश्किल हो रहा था। पीछे से सोंजू से कहता है कि अगर वह लड़ेगी नहीं तो अपनी और बाकी बच्चों की हिफाजत कैसे करेगी। एमा ये सुनकर उस बर्ड को एम करती है और तीर उस बर्ड को लग जाता है। इसके बाद सोंजू एमा को विदा नाम का एक फ्लावर देते हुए उसे गुपना परफॉर्म करने के लिए कहता है और वो बताता है कि गुपना एक रिचुअल है जिसमें अपने शिकार के हार्ट में इस प्लांट को पियर्स कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रेज गॉड। अगर गॉड उनके शिकार से खुश हुए तो वो फ्लावर उस बॉडी से सारा खून एब्जॉर्ब करके ब्लूम कर जाएगा, जिसके बाद वो लोग अपने शिकार का मांस खा सकते हैं। एंड अगर गॉड शिकार से खुश नहीं हुए तो फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा। इसी रिचुअल को गुपना कहा जाता है और इस रिचुअल की वजह से फ्लैश यानी कि मांस कई दिनों तक फ्रेश रह जाता है क्योंकि ये फ्लावर उसका सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। एमा गुपना परफॉर्म करती है लेकिन उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो उल्टियाँ करने लगती है। एमा कुछ देर बाद अपने आप को संभालती है और सोंजू को शिकार सिखाने के लिए थैंक्स करती है, जिसके बाद वो लोग वापस केव आ जाते हैं जहां एमा बच्चों को अपना पहला शिकार दिखाती है और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एमा को मुजिका के पास देखते हैं जहां एमा मुजिका को हाउस के बच्चों की फोटोज वगैरह दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रे सोंजू के साथ चेस खेल रहा था। इन पिक्चर्स को देखकर एमा को नॉर्मन की याद आ जाती है और टॉपिक चेंज करने के लिए वो मुजिका से पूछती है कि क्या तुम बाकी मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हो। मुजिका कहती है कि पिछले 1000 सालों में बहुत ब्लड शेड हुआ और इसी से परेशान होकर मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस को मारना छोड़ दिया है। मुजिका बताती है कि वो अपने जीवन में उन लोगों से पहले आज तक किसी ह्यूमन से नहीं मिली थी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहां रे मिनर्वा के पेन से बने एक होलोग्राम पे होप टाइप करता है और यहां से सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पे आ जाता है। एमआरए और सभी बच्चे सोंजू और मुजिका के साथ फॉरेस्ट के एंड पे पहुंच जाते हैं जहां सोंजू ने बताता है कि यहां से आगे उन्हें वेस्टलैंड की तरफ बढ़ते रहना है और वो रात तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सोंजू उनसे कहता है कि अगर तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से हो तो या तो तुम्हें भागना होगा, नहीं तो उसकी आंखों के बीच एम करके निशाना लगाना जिससे मॉन्स्टर एक ही वॉर में मारा जाएगा। मुजिका एमा को एक लॉकेट देती है सेइंग कि ये उसकी हिफाजत करेगा, जिसके बाद सभी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद मुजिका सोंजू से कहती है कि अगर हम इन बच्चों को मॉन्स्टर्स की आर्मी को सौंप देते तो अगले 6 महीनों तक हम मज़े से जी सकते थे, फिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया। सोंजू कहता है कि फार्म पर बच्चों को आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से प्रोड्यूस किया जाता है विच मेक्स देम आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ ये बच्चे जब फॉरेस्ट में ग्रो करेंगे तब ये नेचुरल ब्रीडिंग करेंगे और इस तरह ह्यूमंस की एक नेचुरल ब्रीड ग्रो करेगी। हमारे रिलीजन में किसी भी आर्टिफिशियल मटेरियल को कंज्यूम करना मना है, लेकिन जब इन ह्यूमंस की नेचुरल ब्रीड आएगी तो हम उसे खा सकेंगे, जो कि हमारे रिलीजन में अलाउड है। सोंजू अपनी बात खत्म करके मुजिका से कुछ ज़रूरी काम का बहाना देकर यहाँ से चला जाता है। नाउ सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स अभी भी फॉरेस्ट में बच्चों को ढूंढ रहे थे और तभी हम सोंजू को देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को जान से मार देता है। दूसरी तरफ बच्चे उसी लोकेशन पे पहुंच गए थे जिसके कोऑर्डिनेट्स उन्हें उस पेन से मिले थे। ना तो यहाँ कोई और ह्यूमन दिखता है ना ही विलियम मिनर्वा। फिर रे उसी पेन को यूज करता है और यहाँ उसके सामने एक और कोड 1081501 अपीयर होता है जिसे सॉल्व करने पे उन्हें पासवर्ड मिलता है हिस्ट्री। पासवर्ड फिल होते ही एक मैप अपीयर होता है जो कि यहाँ के एक अंडरग्राउंड शेल्टर का था। वो सभी उस शेल्टर की एंट्री खोजने में लग जाते हैं एंड एमा को वो एंट्री मिल जाती है, जिसके बाद वो सारे लोग शेल्टर के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ कई सारी रूम्स थे एंड हर रूम के डोर पर रूम नंबर लिखा हुआ था एक्सेप्ट फॉर द वन जिस पे कोई नंबर मेंशन्ड नहीं था। वो लोग उस रूम में एंटर करते हैं जो कि दरअसल एक मॉनिटरिंग रूम था जिसमें कई स्क्रीन्स लगे हुए थे जिससे वो लोग शेल्टर के ऊपर बाहर का नज़ारा देख सकते थे। यानी कि ये रूम शेल्टर के बाहर की निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। गिल्डा को एक लेटर मिलता है जो कि विलियम मिनर्वा द्वारा छोड़ा गया था एंड लेटर में लिखा था कि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम शेल्टर तक पहुंच गए हो। मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं इस समय तुम लोगों के साथ वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन अब यह शेल्टर तुम्हारा है। बच्चे उस शेल्टर को एक्सप्लोर करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि शेल्टर में हर तरह की सुविधा थी, लाइक किचन, लाइब्रेरी, हॉल इत्यादि। एक स्टूडेंट को हॉल में एक पियानो दिखता है और वो उसे प्ले करने लगता है। पियानो की एक की प्रेस करने से किसी तरह का हिडन पैसेज खुलता है जहां से एक सीक्रेट एग्जिट था। सभी बच्चे नहा धोकर डिनर करते हैं जिसके बाद रे उन्हें एक रेडियो सिस्टम दिखाता है जो कि उसे मॉनिटरिंग रूम से मिला था।
वो लोग इस रेडियो सिस्टम को लेकर बाहर जाते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद वो अपने हाउस की कॉल को सुन पाते हैं, क्योंकि अभी 8 बज रहे थे एंड मॉम यानी इसाबेला इसी टाइम हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया करती थी। कॉल सुनकर एमा कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द बाकी बच्चों को भी बचाना होगा। इसके बाद वो लोग वापस अंदर आते हैं एंड डॉन यहाँ एमा और रे को एक रूम के पास ले जाता है जिस पर वही आउल वाला सिंबल बना हुआ था विद अ मॉर्स कोड जिसका मीनिंग था पेन। इस डोर पे कोई हैंडल या लॉक नहीं था, बस एक होल था जो कि शायद उसी पेन के लिए बना था जो कि उनके पास थी। वहीं दूसरी तरफ हम वेट नाम की छोटी स्टूडेंट को एक रूम के बाहर शॉक्ड स्टेट में खड़ा हुआ देखते हैं। उसे खोजते हुए यहाँ एक और स्टूडेंट आती है और वो इस रूम के वॉल पर ब्लड से बड़ा बड़ा हेल्प लिखा हुआ देखती है। सीन शिफ्ट होकर एमा पर आता है जो कि पेन इंसर्ट करके उस रूम के डोर को ओपन करती है और डोर ओपन करते ही रूम के अंदर रखा टेलीफोन रिंग करने लगता है। एमा कॉल रिसीव करती है और हम सुनते हैं कि कॉल की दूसरी तरफ किसी आदमी की आवाज़ थी जो कहता है, हाय आई एम विलियम मिनर्वा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ 4th एपिसोड की ओपनिंग में हमें पता चलता है कि वो कॉल प्री रिकॉर्डेड था, जहां विलियम मिनर्वा बताता है कि उसका असली नाम जेम्स रात्रि है। जेम्स बताता है कि वो एक फार्म पर ही काम किया करता था और वो बच्चों को मरता हुआ देखकर बहुत परेशान हो चुका था। ये सब उस प्रॉमिस की वजह से हो रहा था जो कि हजारों साल पहले मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच हुआ। इसलिए वो इन सबको बदलना चाहता था और वो जानता था कि एक न एक दिन बच्चों को सब सच पता चल जाएगा। इसीलिए वो फार्म्स में भेजे जाने वाली बुक्स में विलियम मिनर्वा नाम का काल्पनिक किरदार बना कर बच्चों के लिए क्लूज छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी फार्म के लोगों को उसके बारे में पता लग गया और उन्होंने विलियम को गद्दार घोषित कर दिया। फिलहाल विलियम उनसे छुपता फिर रहा है एंड ही जस्ट होप्स कि काश वो उन सबकी मदद कर सकता था। ऐसे में विलियम कहता है कि बच्चे चाहे तो वो हमेशा के लिए शेल्टर में रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ उनके लिए जीवन भर का रिसोर्सेज का इंतजाम किया गया है। बट इन केस बच्चे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो वो पेन में फ्यूचर वर्ड टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ कॉल एंड हो जाती है। नाउ बाहर अगर ये बच्चे पेन को यूज करके होलोग्राम में फ्यूचर वर्ड टाइप करते हैं जिससे उन्हें एक मैप शो होता है विद अ लोकेशन इन वेस्ट। ये लोकेशन शायद ह्यूमन वर्ल्ड की एंट्री थी। रे एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक उन्हें सबसे पहले यहाँ शेल्टर में कुछ दिन रुक कर हेल्दी होना होगा और इसके बाद वो वापस फार्म जाकर बाकी बच्चों को छुड़ा कर यहाँ शेल्टर में ले आएंगे। इसके बाद जब वो एक साथ यहाँ से भागने लायक रेडी हो जाएंगे तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करेंगे। टाइम इसी तरह गुजरने लगता है जहां ये बच्चे शेल्टर के अंदर गार्डनिंग करके और हंटिंग करके खाना पीना मैनेज करने लगते हैं और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। इसी बीच हम ग्रैंड मदर को एक जेल में देखते हैं जहां एक सेल में इसाबेला पड़ी हुई थी। ग्रैंड मदर इसाबेला से कहती हैं कि तुम जैसी काबिल लड़की ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, अब तुम्हें सजा को भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर तुम हमारे प्लान में साथ देने के लिए रेडी हो जाओ तो तुम्हारी मुश्किलें कम हो सकती हैं। क्या तुम उन बच्चों को एक बार फिर देखना चाहोगी? इसी के साथ सीन शेल्टर में शिफ्ट करता है जहां बच्चे सोने जा रहे थे कि तभी शेल्टर के बाहर एक एक्सप्लोजन होता है और मेन एंट्री से कुछ लोग अंदर एंटर करने लगते हैं। सभी बच्चे एक सीक्रेट रूम में जाकर छिप जाते हैं जहां रे उन्हें बताता है कि अब उन्हें शेल्टर से बाहर भागना होगा क्योंकि ये जगह अब उनके लिए सेफ नहीं है। वो लोग यहाँ से बाहर भागने के लिए तैयार होते हैं लेकिन गिल्डा उन्हें बताती है कि 2 बच्चे मिसिंग थे हु वर डॉन एंड रॉसी। ये दोनों मॉनिटरिंग रूम में छुपे हुए थे जहां वो अटैकर्स एंटर कर जाते हैं बट वो दोनों किसी तरह उन्हें चकमा देकर बाकी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ से एमा, रे और सभी बच्चे पियानो के पास वाले सीक्रेट पैसेज से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक अटैकर रोक लेता है। वो उन्हें बताता है कि वो जानता है कि इस तरह के शेल्टर्स एग्जिस्ट करते हैं विच मीन्स कि यहाँ और भी कई शेल्टर्स थे। एमा और रे उस पर अटैक कर देते हैं और बच्चे फॉरेस्ट की तरफ भागने लगते हैं। एमा और रे आगे निकल जाते हैं लेकिन तभी बाकी अटैकर्स आकर दूसरे बच्चों को पकड़ लेते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आता है और अटैकर्स का ध्यान उसकी तरफ होते ही बाकी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ इसाबेला के सेल में एक मॉन्स्टर इसाबेला से कहता है कि क्या तुम आखिरी बार उन बच्चों को देखना चाहोगी, जिस पर इसाबेला कहती है कि मैं इतना सब होने के बाद उन बच्चों से नजरें नहीं मिला सकती और दूसरी बात कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर मॉन्स्टर्स इसाबेला को फ्रीडम और एक स्पेशल रिवार्ड का ऑफर देते हैं जिसके बाद इसाबेला रेडी हो जाती है टू ज्वाइन देयर प्लान। यहाँ उस स्पेशल रिवॉर्ड के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता लेकिन हम ये जान पाते हैं कि प्लान के मुताबिक इसाबेला को उन बच्चों को वापस लाना होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम मॉन्स्टर्स का एक विलेज को देखते हैं जहां कुछ डीमंस मार्केट से इंसानी मांस खरीद रहे थे। यहाँ पे 2 मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि जो भी अच्छा मांस होता है वो तो अपर क्लास के मॉन्स्टर्स यानी कि नोबल्स कंज्यूम कर लेते हैं और उनके लिए सिर्फ चीप क्वालिटी का मांस बचता है। यहाँ मार्केट से 4 मॉन्स्टर्स कुछ खाना लेकर एक टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं।
टेम्पल के अंदर हम बच्चों को शेल्टर लिए हुए देखते हैं और यहाँ आकर ये मॉन्स्टर्स अपना मास्क हटाते हैं। एंड टू आवर सरप्राइज ये चारों और कोई नहीं बल्कि एमा, रे, डॉन और गिल्डा ही थे जिन्होंने मॉन्स्टर्स का रूप ले रखा था। दरअसल शेल्टर से भागकर वो लोग मॉन्स्टर्स के इस विलेज में आ गए थे और यहाँ छिपकर रह रहे थे। एमा, रे, डॉन और गिल्डा इन सब के लिए मॉन्स्टर्स का रूप लेकर खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करते थे। ये लोग हाउस कॉल भी मॉनिटर करते थे, साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का प्लान बना रहे थे। तो एक सुबह कुछ छोटे स्टूडेंट्स भी एमा लोग के साथ बाहर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं और एमा ना चाहते हुए भी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। तभी टेम्पल में एक बूढ़ा मॉन्स्टर आता है जो कि अंधा था। हम यहाँ उस बूढ़े मॉन्स्टर को अच्छे खाने के लिए प्रे करते हुए देखते हैं और वो प्रे करता है कि जल्द ही उनकी गरीबी खत्म हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स की भी ह्यूमंस की तरह ही फैमिलीज वगैरह थी और वो लोग भी सोसाइटीज में रहते थे। इनफैक्ट उनके यहाँ भी लोग गरीबी से जूझ रहे थे। एनीवेज वहाँ दो मॉन्स्टर्स ग्रेसफील्ड से भागे हुए बच्चों के बारे में बात कर रहे थे जो कि हाई क्वालिटी के थे और वो उन्हें खाना चाहते थे। अब सभी बच्चे फॉरेस्ट में खाना कलेक्ट कर रहे थे और वहाँ कुछ बच्चे मार्केट में घूमते वक्त उन दो मॉन्स्टर से टकरा जाते हैं जो कि ग्रेसफील्ड के बच्चों को ढूंढ रहे थे। वो मॉन्स्टर समझ जाते हैं कि ये बच्चे मॉन्स्टर के डिस्गाइज में ह्यूमन हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बच्चे भागकर एमा और रे के पास जाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। एमा और रे भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें और भी कई मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। तभी यहाँ एक मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स को मार देता है एंड टू आवर सरप्राइज ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन था। वो ह्यूमन अपने चेहरे पर से मास्क हटाता है एंड टू आवर सरप्राइज ये ह्यूमन और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन था। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मन वाज अलाइव और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम नॉर्मन को जिंदा देखते हैं और उसे देखकर एमा और रे रोते हुए उसके गले लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉर्मन, एमा और रे टेम्पल में आते हैं जहां बाकी बच्चे भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है। गिल्डा नॉर्मन से पूछती है कि तुम पूरे टाइम कहाँ थे, जिसमें नॉर्मन बताता है कि वो एक दूसरे फार्म लैम्बडा 7214 में था जो कि बच्चों का एक टेस्टिंग साइट था। इसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जहां मॉम नॉर्मन को गेट के बाहर लेकर गई थी। तब मॉम ने नॉर्मन को मॉन्स्टर्स के पास नहीं बल्कि लैम्बडा की एक रिसर्चर के हाथों सौंप दिया था। वहां उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता था ताकि हाई ग्रेड के ह्यूमन प्रोड्यूस किए जा सके। यहाँ एक्सपेरिमेंट के कारण बच्चों में अजीब अजीब चेंजेस और वी कैन से म्यूटेशन दिखने लग गई थी, जैसे इरेगुलर क्लॉथ इन मसल और नर्वस सिस्टम में चेंजेस इत्यादि। नॉर्मन बताता है कि इस फार्म पे उसे हर दिन कुछ टेस्ट दिए जाते थे और हर टेस्ट में वो टॉप करता था, जिस वजह से उसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाता था। वो बताता है कि वहाँ उसे फार्म में विलियम मिनर्वा के फॉलोअर्स मिले जिनकी हेल्प से वो फार्म से भाग गया था। वहाँ फार्म में उसने एक ड्रग इन्वेंट किया था जिससे वो मॉन्स्टर्स को जान से मार सकता था। नॉर्मन यहाँ बताता है कि मॉन्स्टर्स जो भी खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी अपीयरेंस और इंटेलिजेंस बढ़ती या घटती है। जब वो मॉन्स्टर्स अर्थ पे आए थे तब उनमें से कुछ ने ह्यूमंस को खाया जिससे उनके अंदर इंटेलिजेंस आई और बाकियों ने दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स खाए जिस वजह से वो उतना इंटेलिजेंट नहीं हो पाए। जब मॉन्स्टर्स को रियलाइज हुआ कि ह्यूमंस को खाकर वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं तब उन्होंने ह्यूमंस को अपना टारगेट बनाया और इसी वजह से यहाँ कई सारे फार्म्स बनाए गए जहाँ इंटेलिजेंट बच्चे प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को नहीं खा पाए तो वो भी नॉर्मल एनिमल्स की तरह यहाँ वहाँ घूमते फिरेंगे। नॉर्मन बताता है कि वो और उसके सपोर्ट से इस ड्रग को यूज करके इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया जाएगा और वो एक ऐसा फ्यूचर बनाएगा जहां अर्थ पे कोई भी मॉन्स्टर बचेगा ही नहीं और ह्यूमंस खुशी खुशी रह सकेंगे। ऐसा करके वो सिर्फ अपने फार्म के बच्चे ही नहीं बल्कि सभी फार्म्स के बच्चों को फ्री करा लेगा। नेक्स्ट सीन में हम एमा और रे को देखते हैं जहां रे एमा से पूछता है कि क्या वो नॉर्मन का प्लान सपोर्ट करती है, जिस पर एमा उसे बताती है कि वो चाहती है कि ह्यूमंस फ्री हो जाए, लेकिन साथ ही वो इन मॉन्स्टर्स को नहीं मारना चाहती क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स एक जैसे नहीं होते। वो रे से कहती है कि हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जहाँ मॉन्स्टर्स को मारना ना पड़े और ह्यूमन भी खुशी खुशी रह सकें। रे एमा से कहता है कि हम मुजिका और सोंजू के एहसानमंद है और तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वो दोनों नॉर्मन को अपनी बातें बताने जाते हैं जहां वो नॉर्मन के साथ ही सिस्लो, बारबरा और विल्सन से मिलते हैं। ये तीनों नॉर्मन को बॉस कहकर बुला रहे थे विच वॉज काइंड ऑफ वियर्ड फॉर एमा एंड रे। बारबरा जो मांस खा रही थी वो दरअसल मॉन्स्टर का मांस खा रही थी। बारबरा उसके साथ ही कहते हैं कि मॉन्स्टर्स मासूम बच्चों को जान से मारते हैं और उन्हें खाते हैं, तो इन मॉन्स्टर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये कहते हुए बारबरा उस मांस को खाते हुए गुस्से से फ्लोर पर पैर पटकती है।
वो एमा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, कहीं वो बॉस का प्लान बदलने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और नॉर्मन यहाँ आता है। नॉर्मन से पूछता है कि वो लोग क्या बात करने आए हैं, जिस पर वो दोनों झूठ बोल देते हैं कि वो यहाँ प्लान के बारे में और जानने के लिए आए हैं। नॉर्मन उन्हें वो ड्रग दिखाता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारने वाला था और बातों बातों में एमा नॉर्मन से कहती है कि ऐसे भी तो मॉन्स्टर्स होते हैं जो ह्यूमंस को नहीं खाते, तो क्या उन्हें भी मारना ज़रूरी है। इस पर नॉर्मन से पूछता है कि वो उन मॉन्स्टर से कहाँ मिली, क्या उनमें से एक किसी लड़की की तरह दिख रही थी। ये कहकर नॉर्मन बहुत टेंस्ड हो जाता है और कहता है कि वो अभी तक जिंदा बच गई और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कहानी को यहीं तक कवर करेंगे एंड आई नो कि आपके मन में अभी सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर नॉर्मन मुजिका और सोंजू को कैसे और कब से जानता था। वेल डोंट वरी, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 के पार्ट 2 वाली वीडियो में जरूर मिल जाएगा। साथ ही वहां आपको ढेर सारी थियरीज भी मिलने वाली है। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से आप लाइक करेंगे उतनी ही स्पीड से मैं द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 के पार्ट को लेकर आऊँगा। साथ ही यार सीरीज एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक एंड शेयर से अप्रिशिएशन मिलता है एंड बहुत अच्छा फील होता है कि ओके आगे भी बनाया जा सकता है इस चीज़ को। और हाँ, अगर आप मेरी अगली वीडियो यानी कि इस सीज़न की अगली वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।